एपिसोड 171 टू 180। इस प्रकार दिन तेजी से बीतते रहे। सार्थक और इसला ने ये जानने की इच्छा को दबा दिया था कि उनके पास कितनी शक्ति है और 10 दिवसीय प्रशिक्षण के अंत में वे क्या देखेंगे। लेकिन इस प्रशिक्षण ने उन्हें वास्तव में सिखाया कि पिशाच की दुनिया में एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना कितना मुश्किल है। विशेषकर सार्थक, जो एक मानव था जिसे मजबूत बनने के लिए बस अपना स्तर ऊपर उठाना था। उस समय उसने उन काल्पनिक दुनियाओं के बारे में बहुत शोध किया था जहां से उस पर हमला करने वाले लोग आए थे, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं मिला। उन सभी लोगों को उन दुनियाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी जहां से वे आए थे। वे केवल इतना जानते थे कि उन्हें बंद कर दिया गया था और शिकारियों जैसी प्रणाली का उपयोग करके उन्हें मजबूत होने की अनुमति दी गई थी। फिर भी जब उसने पृथ्वी के महान कालकोठरी में से एक पर छापा मारा तो उसे कुछ किताबें मिली जिनमें इसके बारे में कुछ लिखा था। इस बात के उल्लेख में कि कैसे मन का उपयोग करने वाले लोग शक्तिशाली बन गए और जो वह अब अनुभव कर रहा था, दोनों में बहुत अंतर था। जो लोग मन का उपयोग करते हैं उन्हें वास्तव में मजबूत बनने के लिए बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि वे अपने शरीर को सीमा तक धकेलते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर हम उदाहरण के लिए मानव जाति को लें तो हम कह सकते हैं कि मानव जाति मन के लिए एक आदर्श वाहन है और मन को उनके शरीर में स्वाभाविक रूप से डाला जा सकता है। यही कारण है कि वे 100 साल से भी कम समय में इतने मजबूत बन सकते हैं। लेकिन पिशाच अलग हैं। हालांकि उनका रक्त के साथ एक आदर्श तालमेल है, लेकिन रक्त पर्यावरण में मौजूद मान नहीं है। उन्हें दर्द और प्राणघातक खतरे से जुड़ी एक लंबी, बहुत अधिक जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है ताकि वे जो रक्त पीते हैं वह उनकी ताकत का हिस्सा बन सके। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पिशाच ताकत हासिल करने के लिए इंसानों से ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन शायद इसीलिए पिशाच इस दुनिया पर हावी हो पाते हैं, क्योंकि वे सबसे कठिन प्रयास करते हैं। हालांकि यह सिर्फ सार्थक की धारणा है और इससे अधिक कुछ नहीं। वह अभी तक अपने शरीर को ही नहीं समझ पाया है, तो फिर वह इस संपूर्ण संसार को कैसे समझेगा। फिर भी ये निश्चित था कि उसने कभी भी इस तरह से प्रयास नहीं किया था कि वह पृथ्वी पर उन ऊंचाइयों तक पहुंच सके जो उसने एक बार हासिल की थी, इसलिए उसके पास यह मानने का कुछ आधार था। और दर्द और पीड़ा के बीच, जब उनकी हड्डियां टूट रही थीं और जुड़ रही थीं, जब उनका मांस टुकड़े टुकड़े हो रहा था, उन्होंने 10 दिन प्रशिक्षण में बिताए। दोनों ने इन दिनों तक दृढ़ता से काम किया, जब तक कि अंततः उनकी शक्तियों के परीक्षण का समय नहीं आ गया। इसला ने गेंद को हाथ में पकड़ते हुए मुस्कुराए। सार्थक, मैं पहले ये काम करूंगा। मुझे लगता है कि परिणाम देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसने तुरंत ही अपनी पिशाच शक्ति को पिशाच गेंद पर डाल दिया। ये गेंद थोड़ी सी चमक उठी। -6500 वैम्पायरिक शक्ति। उसके ऊपर एक नंबर तैरता हुआ आया, जिसे देखकर इसला खुशी से उछल पड़ी। हा 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 हा, देखो सार्थक, उसने उसे दिखाते हुए खुशी से कहा। ये तो मात्र 10 दिनों में 1300 वैम्पायर शक्ति है सार्थक। वह इस बात से प्रसन्न थी और खुशी के मारे अपनी हंसी नहीं रोक सकी। सार्थक भी आश्चर्यचकित था, लेकिन वह खुश दिख रहा था। बधाई हो इसला, मुझे लगता है कि तुम धीरे धीरे मेरे करीब आ रही हो, वह बोला। इसला खुशी से उस नंबर को देखे बिना नहीं रह सकी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अविश्वास भी झलक रहा था। अभी कुछ समय पहले ही वह 2500 शक्ति को पार करने का प्रयास कर रही थी। कैसे उसका इतनी जल्दी पुनर्जन्म हुआ और अब वह 6000 शक्ति से ऊपर पहुंच गई। ये शानदार वृद्धि थी। एक साल में उसकी ताकत कितनी होगी? क्या 25 साल की उम्र से पहले वह 10,000 को पार कर जाएगी? वह इस बात से आश्चर्यचकित और चिंतित थी। यहाँ तक कि सार्थक भी ऐसा ही था। उसने भी शीघ्र ही वैम्पायर बॉल को पकड़ लिया और स्वयं का परीक्षण किया। पिछले 10 दिनों में उसने कितनी शक्ति प्राप्त की है, इसका उसे केवल एक मोटा अनुमान था और उसे लगा कि यह आश्चर्यजनक है, इसलिए वह स्वयं देखना चाहता था। 10 दिनों में आइला 5200 से बढ़कर 6500 हो गया। ये देखते हुए कि उन्हें 5000 से अधिक शक्ति के ब्रेक लेने पड़े, ये काफ़ी वृद्धि थी। हालांकि वे स्पष्ट रूप से इसे पूरे वर्ष तक नहीं दोहरा सकते, लेकिन हर 10 दिन में इतनी राशि कमाना, समय समय पर कमाना, फिर भी आश्चर्यजनक था। इसीलिए वह देखना चाहता था कि इस बार उसने कितना कमाया है। और पिशाच गेंद ने उसे इंतजार नहीं करवाया। ये बहुत चमकीला हुआ और जल्द ही आश्चर्यजनक परिणाम दिखाने लगा। -9600 वैम्पायर पावर। उद्धरण ... सिर्फ 10 दिन में 2500 शक्ति। ये प्रशिक्षण वास्तव में प्रभावी है। पिछले प्रशिक्षण के साथ मैं मुश्किल से एक दिन में कुछ ही शक्ति बढ़ा पाता था, उसने सोचा। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि वह प्रति शैक्षणिक प्रशिक्षण 100 या उससे अधिक शक्ति प्राप्त करने में सक्षम थे, परंतु सच्चाई ये थी कि अकादमी द्वारा उनके लिए अनुशंसित शैक्षणिक प्रशिक्षण अब प्रभावी नहीं था। यद्यपि कभी कभी वे 100 से अधिक अंक अर्जित करने में सफल रहे, लेकिन ऐसा केवल कुछ ही बार हुआ जब उन्होंने रीगन कूपर और किंग द्वारा लिखित अकादमिक प्रशिक्षण लिया, और ये तब तक जारी रहा जब तक कि उनकी 7000 की संख्या पार नहीं हो गई। उसके बाद 7100 तक पहुंचने में उन्हें पूरे 2 दिन लगे।
इससे उन्हें 7000 शक्ति से ऊपर शक्ति बढ़ाने की अविश्वसनीय कठिनाई का पता चला। लेकिन इससे इस प्रशिक्षण की अत्यधिक प्रभावशीलता भी प्रदर्शित हुई। यद्यपि यह कठिन और कष्टदायक था, फिर भी परिणाम आश्चर्यजनक था। ये देखकर इसला को आश्चर्य हुआ और शुरुआती आश्चर्य के बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल उठी। यह आश्चर्यजनक है, सार्थक। 15 दिन पहले हमारे बीच अंतर 1900 शक्ति का था, लेकिन अब ये 3000 से अधिक हो गया है। उसने आश्चर्य से कहा और खुशी से उसे लगातार बधाई देने लगी। इस बार इसला को असहज महसूस नहीं हुआ। हालांकि वह देख सकती थी कि सार्थक उसी समय में उससे लगभग दोगुना ताकतवर हो गया था, जिससे अंतर बढ़ गया। फिर भी उसे लगा कि अगर उसकी मानसिकता सही हो तो वह उसके साथ बनी रह सकती है, हर कदम के साथ अपनी ताकत बढ़ा सकती है। यही कारण था कि वह खुशी और आनंद से भरी हुई थी। वे दोनों थे। इसके तुरंत बाद वे बाहर जाने के लिए पुनः तैयार हो गए। उन्होंने जो कपड़े पहने थे वे दोनों के लिए स्टाइलिश थे। जब से इसला ने सार्थक का अधिक बार पीछा करना शुरू किया, कपड़ों के मामले में उसकी पसंद थोड़ी बदल गई थी। अब वह ये देखकर खुश हो जाती थी कि वह अकादमी में उसे ढूंढने वाले सभी लोगों से ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए वह ऐसे खूबसूरत कपड़े चुनती थी जो उसके बेहतरीन फिगर और शारीरिक सुंदरता को निखारते थे। सार्थक को इसकी परवाह नहीं थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ टीम नहीं बनाना चाहता जो उसे यह साबित न कर दे कि वह इसके लायक है, और अभी तक केवल एलिस और इसला ही साबित हुई हैं, इसलिए उसे किसी और को अपनी टीम में लाने या दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उनके लिए ये दोनों महिलाएं सिर्फ उनकी टीम की साथी थीं। एक तो उसका खूनी साथी था जो उसे मजबूत बनने में मदद करेगा, और दूसरा शायद भविष्य में होगा, लेकिन वह उन्हें किसी अन्य नजरिए से नहीं देखता था। वे खूबसूरत थीं, अगर ऐसा कहना ही था, लेकिन शार्लोट उसके लिए काफ़ी थी और उसके लिए एकदम सही थी। उसे किसी और को उसी नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं थी जिस नज़र से वह शार्लोट को देखता था। इसलिए वह इसला के कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानता था, उसे यकीन था कि एक दिन वह उसके इरादों को समझ जाएगी। इस प्रकार दोनों प्रसन्न और ऊर्जा से भरपूर होकर कमरे से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां एक खूबसूरत महिला उनका इंतजार कर रही थी। दरवाजे की आहट सुनकर उसने ऊपर देखा और हल्का सा मुस्कुराए। मैथ्यू डिट्रिच। सार्थक ने भौहें सिकोड़ी। मिस सोफिया मफी, बहुत समय हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। इसला उसे देखकर खुश हुई। मिस, मैं देख सकती हूँ कि तुम और भी मजबूत हो रही हो। मुझे भी आश्चर्य है कि तुम इतने कम समय में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारा भविष्य देखने के लिए उत्सुक हूँ। सोफिया ने इसला की ओर उत्तर दिया, जो उसकी प्रशंसा पाकर उत्साहित थी और खुशी से बार बार उसकी ओर सिर हिला रही थी। क्या तुम मुझे एक पल के लिए यंग मैथ्यू से बात करने दोगे? कुछ बातें हैं जो मैं उसे बताना चाहता हूँ। इसला को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने बिना ज्यादा सोचे सिर हिला दिया और तेजी से चली गई। सार्थक को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। वह बस उसे देखता रहा और अपनी इंद्रियों को लगातार सतर्क बनाए रखा। मुझे लगा था कि मैंने हमारी ताकत के बीच के अंतर को कम कर दिया है, लेकिन अभी भी मुझे इस महिला की ताकत से अपनी त्वचा में खुजली महसूस हो रही है। कितना भयानक व्यक्ति है, उसने सोचा। उसने देखा कि उसकी घबराहट चरम पर थी, इसलिए वह मुस्कुराई। तुम्हें इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। ईमानदारी से कहूं तो ऐसा अक्सर नहीं होता कि सबसे प्रसिद्ध उत्तराधिकारियों में से कोई मुझसे अकेले में बात करने के लिए कहे। हाँ, हर चीज़ के लिए हमेशा एक पहली बार होता है ना? मैथ्यू ने उसकी ओर देखा, लेकिन धीरे से सिर हिला दिया। मुझे लगता है आप सही हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है। सोफिया ने फिर अपने चेहरे से मुस्कान मिटाई और उसकी ओर चली गई। वह उसके सामने खड़ी नहीं हुई, बल्कि उसके बगल में खड़ी होकर उसकी ओर देख रही थी। मैथ्यू डिट्रिच, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन चूंकि आप इसला के पार्टनर हैं, इसलिए मैं आपको कुछ सलाह दूंगा। आप जिस जगह जा रहे हैं वह विश्वसनीय उतार चढ़ाव से भरी है। मैं आपको शक्तिशाली लोगों से घिरा हुआ देख रहा हूं, जो बेहतर के लिए नहीं बल्कि बुरे के लिए हैं। मैथ्यू डिट्रिच, बहुत निकट भविष्य में आप खून से लथपथ हो जाएंगे। खून आपके शरीर को ठंडे पानी के घड़ों की तरह ढक देगा, उसने कहा और सीधे सामने देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। वह अजीब खून, ये तुम्हारी ताकत तो है, लेकिन तुम्हारा विनाश भी है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मत जाओ, मैथ्यू डिट्रिच, लेकिन अंत में यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम्हारे लिए क्या लिखा है। सोफिया मफी ने सार्थक के विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया, लेकिन वह उसे रोकने के लिए मुड़ा। इंतजार। सोफिया रुकी और उसकी तरफ देखने लगी। मैथ्यू डिट्रिच, मुझे सिर्फ 1 साल ही दिखाई दे रहा है। सार्थक के पूछने से पहले ही उसने जवाब दे दिया। इससे वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि यह वही था जो वह पूछना चाहता था। वह फिर चलने लगी। तुम अद्भुत हो, सोफिया मफी, सार्थक ने अचानक कहा, और वह बिना मुड़े मुस्कुरा दी। वारिसों को कम मत आंकना मैथ्यू, तुम भले ही बड़े होकर अद्भुत बनो, लेकिन हम हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहेंगे।
सार्थक इन बेतुके दावों पर थोड़ा मुस्कुराए। फिर भी उसने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका मन उन बातों से भरा हुआ था जो उसने अभी अभी उसे बताई थीं। यह एक अजीब बात थी और वह इसे समझ नहीं पाया। वह जगह जहां मैं जा रहा हूं, मैं कहीं जाने की योजना नहीं बना रहा हूं, उसने सोचा, हालांकि जल्द ही उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। सीमांत। यदि उन्होंने ध्यानपूर्वक सोचा तो पाया कि अल्पावधि में यही एकमात्र स्थान था जहां जाने की उनकी योजना थी। फिर भी क्या वह जगह वाकई इतनी खतरनाक थी? अगर ऐसा होता तो अकादमी ने इतने सारे छात्रों को वहां भेजने का फैसला क्यों किया? 1 वर्ष। यदि आप 1 वर्ष का भविष्य देख सकते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने मुझे जो बताया है वही आज से लेकर 1 वर्ष बाद तक मेरा होगा। सोचो, जिस खून का वह जिक्र कर रही थी कि यह मेरी ताकत है, क्या यही वह बात नहीं है जिसके बारे में मैं पिछले कुछ समय से सोच रहा था? उसने सोचा और भौहें सिकोड़ते हुए उस ओर चलने लगा जहां इसला उसका इंतजार कर रही थी। वह इतना विचारशील था कि वह इसला की बात का उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि यद्यपि वह भ्रमित करने वाला था, लेकिन उस महिला ने जो कहा था उसमें कुछ ऐसी बात थी जिसके बारे में वह पिछले कुछ समय से सोच रहा था। जब वह शारीरिक प्रशिक्षण कक्ष में प्रशिक्षण ले रहा था, तभी से उसके शरीर पर खून के धब्बे छा गए थे। उसने अपने शरीर में होने वाले बदलावों को नोटिस करना और खून को समझना शुरू कर दिया था। खून के धब्बे को गहराई से समझने में उसे पूरे 15 दिन लग गए थे और उसने हर परिस्थिति में अलग अलग तरीके से काम किया। इस पूरी प्रक्रिया ने उसे एहसास दिलाया कि रक्त जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खास है। इससे जीवन मिलता है, लेकिन ताकत भी मिलती है। ये बात उसके लिए हमेशा पहेली बनी रही, क्योंकि वह ये नहीं समझा पाया कि खून से ताकत कैसे मिलती है। इसीलिए वह हमेशा से यही मानता आया था कि खून कोई तत्व नहीं है, लेकिन इस बार उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच गलत थी। यद्यपि रक्त प्रकृति का प्राथमिक तत्व नहीं है, परंतु इस बार उसे एहसास हुआ कि यह एक गौण और शक्तिशाली तत्व है। और यदि रक्त एक तत्व है तो इसका उपयोग परिवर्तन लाने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? स्वाभाविक रूप से उनके पास यह विश्वास करने का आधार है कि परिवर्तन लाया जा सकता है। पहला कारण यह है कि उसके पास बर्फ तत्व है। यह इतना शक्तिशाली है कि अगर वह इसका इस्तेमाल करता है तो उसे मार सकता है, और उसने अपने पूरे जीवन में इसका इस्तेमाल केवल एक बार किया है। दूसरा कारण जिसके कारण उसे विश्वास होता है कि यह संभव है, वह यह है कि एक बार उसका सामना एक शक्तिशाली राक्षस से हुआ था जो नरक की आग को नियंत्रित करता था, और उस राक्षस में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली परिवर्तन हुआ था। ये सब उसे बताता है कि ताकत बढ़ाने के लिए प्रत्येक तत्व को अलग अलग तरीके से ढाला जा सकता है। और अब वह एक पिशाच है जो खून के सबसे करीब है। जब उसे ये सब समझ में आया तो उसने अपने बर्फीले परिवर्तन को आधार बनाकर परिवर्तन लाने का तरीका सोचना शुरू कर दिया। फिर भी ये बहुत जटिल था। शायद उसे रक्त का उपयोग करने में अधिक अनुभव की आवश्यकता थी, इसलिए वह ऐसा करने में सफल नहीं हुआ, लेकिन उसे यकीन था कि वह ऐसा कर सकता है। उसे बस समय चाहिए था। लेकिन अब यह विचित्र स्त्री जिसके पास दिव्य दृष्टि की क्षमता है उससे उस विषय का उल्लेख करती है। मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं कि यह लगभग एक ही बात है, उसने सोचा, और इस बारे में बहुत सोच विचार कर रहा था। वह उस महिला की कही बातों के बारे में इतना सोच रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह सेंट्रल टॉवर से कब चली गई। फिर भी एक अजीब सी आवाज़ ने उसे उसके गहरे विचारों से बाहर निकाला जब एक अजीब सा बाज चीखता हुआ नीचे आया और उसे संदेश दिया। बाज, उसने सोचा और छोटा सा पत्र पकड़ लिया। उसे खोलते हुए वह खिलखिलाकर मुस्कुराया। इसला, मुझे वेस्ट कमर्शियल सिटी जाना है। जाहिर है उसके पास पहले से ही मेरा हथियार तैयार है, क्या तुम मेरे साथ आ रही हो? सार्थक ने पूछा। ये संदेश उस लोहार का था जिसे उसने कुछ समय पहले हथियार बनाने के लिए रखा था। वह हथियार पहले से ही तैयार था और वह जब चाहे उसे ले सकता था, इसलिए सीमा पर जाने से पहले ही वहां से निकल जाना बेहतर था। इसला को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाया और न जाने का निर्णय लिया। मुझे और अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इन दिनों कड़ी मेहनत करूंगी ताकि जब हमें सीमा पर जाना होगा तो मैं तैयार रहूं, उसने उत्तर दिया, और सार्थक ने उसकी ओर सिर हिलाया। अपने आप पर बहुत अधिक दबाव न डालें। याद रखें कि उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए समय पर आराम करना आवश्यक है, अन्यथा रक्त आपके शरीर के साथ ठीक से जुड़ नहीं पाएगा। दोनों को ये पता था। यद्यपि उन्होंने केवल 10 से 15 दिनों में ही सफलता हासिल कर ली, लेकिन वे इसे बार बार नहीं दोहरा सकते क्योंकि यह प्रतिकूल परिणाम देगा। शरीर को पिए गए रक्त और अपनी नई ताकत के साथ ठीक से घुलने मिलने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। यदि सार्थक 10 दिनों में 2500 वैम्पायरिक शक्ति प्राप्त करने में कामयाब रहा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक साल में 90,000 शक्ति प्राप्त कर सकता है। यह अवास्तविक है और ऐसा होने का कोई तरीका नहीं है। अगर वह इस तरह से प्रशिक्षण लेना जारी रखता है तो उसके शरीर में वृद्धि को संभालने में सक्षम न होने की अच्छी संभावना है। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां टूट जाएंगी और उसके शरीर की सभी नसें और तंत्रिकाएं फट जाएंगी, जिससे अचानक मृत्यु हो जाएगी।
इसे वैम्पायर का अभिशाप के नाम से जाना जाता है और यह रक्त से होने वाले भौतिक शरीर के अधिभार से ज्यादा कुछ नहीं है। वैम्पायरवाद द्वारा बहुत ज्यादा रक्त का खराब तरीके से प्रसंस्करण किया जाता है और वैम्पायर के शरीर के तंत्र ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें बंद दरवाजों के पीछे प्रशिक्षण के बाद उचित ब्रेक लेना चाहिए। वे अलग तरीके से प्रशिक्षण ले सकते हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं होती, या वे मन को विचलित कर सकते हैं। ये साबित हो चुका है कि अत्यधिक प्रशिक्षण के बाद मानसिक विकर्षण शरीर को रक्त के साथ बेहतर तरीके से जोड़ता है। इसके अलावा ऐसे अन्य कारक भी हैं जो किसी व्यक्ति को एक वर्ष में 90,000 शक्ति प्राप्त करने से रोकते हैं। यह मुख्य है। अन्य मुद्दों में समय समय पर प्रशिक्षण का अधिक जटिल होना तथा धन संबंधी पहलू शामिल हैं। इन 15 दिनों के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण पर बहुत पैसा खर्च किया। हालांकि उन्हें कमरे मुफ्त में दिए गए थे, लेकिन बाकी खर्च और ज़्यादा खर्च थे। उन्होंने जो असली खून इस्तेमाल किया वह उनके खजाने को आंशिक रूप से खाली करने के लिए पर्याप्त था। विचार करने के लिए बहुत सारे कारक थे। एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। वैम्पायर वर्ल्ड का आदर्श वाक्य यूं ही नहीं है, हर रास्ते पर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि इसला मजबूत बनना चाहती है तो उसे धैर्य रखना होगा और वह ये बात जानती है। दोनों के अलविदा कहने के बाद इसला अकादमी में वापस लौट आए और सार्थक ने एक अलग वाहन पकड़ लिया जो उसे दुनिया के पश्चिमी क्षेत्र में ले जाएगा। चूंकि उसका हथियार तैयार था, इसलिए उसे तुरंत उसे प्राप्त करना आवश्यक था। कई दिन बीत गए जब तक वह अंततः पहुंचा। मिस्टर पॉल, बहुत समय हो गया मुलाकात नहीं हुई। हाँ बेटा, तब से कई महीने हो गए हैं। चलो कुछ खा लेते हैं, मेरी दावत। $अल्फा से जोड़ W है शाह एप्सिलॉन डी आयोटा। पॉल कॉक्स इस समय अस्त व्यस्त दिख रहे थे। उनकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी और बाल इतने लंबे थे कि आश्चर्य हो रहा था। सार्थक उसे इस तरह देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन वह चिंतित नहीं था। वे तुरंत अंदर गए और तृप्त होने तक खाते रहे। मिस्टर पॉल, आप पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। क्या आपने कुछ अच्छा किया है? सार्थक ने पूछा और पॉल कॉक्स मुस्कुराए। हे बेटा, इधर आओ ताकि तुम अपना हथियार देख सको, पॉल ने कहा और उसे दूसरे कमरे में ले गया। वह एक कमरे के सामने रुका जिसमें से बिजली निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जिसे देखकर सार्थक का माथा ठनका। इस कमरे से एक अजीब सी, थोड़ी खूनी और मनमोहक शक्ति निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीवित प्राणी वहां मौजूद है और शक्ति छोड़ रहा है। बेटा, इस बार मैंने जो हथियार बनाया है वह मेरी अब तक की किसी भी उपलब्धि से बढ़कर है। मैं आपको बता दूं कि यह मेरी उत्कृष्ट कृति है और मुझे यकीन है कि मैं निकट भविष्य में इसके जैसा दूसरा हथियार नहीं बना पाऊंगा। यह उन महिलाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जो अपने हथियारों का इंतजार कर रही हैं। फिर भी मुझे इस हथियार पर गर्व है। मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि तुम्हें इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्योंकि यह तुम पर निर्भर है। यदि तुम चाहते हो कि यह हथियार किसी निर्दयी हत्यारे का हथियार बने या न्याय के नायक का, तो यह तुम पर निर्भर है और यह मेरी समस्या नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इसके साथ केवल इतना करो कि इस पर हमेशा इसके निर्माता के रूप में मेरा नाम हो। मैंने इस पर अपना लोहार का चिन्ह नहीं लगाया क्योंकि मेरा मानना है कि इससे इसकी सुंदर आकृति खराब हो जाएगी, इसलिए जब तक इसका धारक मुझे इस हथियार के निर्माता के रूप में पहचानता है और बढ़ावा देता है, मैं संतुष्ट रहूंगा। पॉल कॉक्स इतना सब कहने के बाद भी नहीं रुके। उन्होंने सार्थक के जवाब का भी इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने सामने दरवाजा खोला और कमरे से एक लाल चमक निकली, साथ में एक ठंडी और रहस्यमय, थोड़ी गर्म और अजीब हवा भी थी। इसके बाद पॉल कमरे में आया और सार्थक को भी अपने साथ खींच लिया। कमरे के बीच में एक सुंदर लकड़ी के छोटे से टुकड़े पर एक हथियार रखा हुआ था। इसका मनोरम एवं रोमांचक स्वरूप सौंदर्य का एहसास कराता था। ये तलवार जैसा दिखता था, लेकिन तलवार से छोटा था। ये थोड़े लंबे खंजर से बस थोड़ा ही बड़ा था। हथियार की नोक और शरीर का एक हिस्सा थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन यह इतना तेज और घातक लग रहा था कि इसकी धार का लाल रंग ऐसा महसूस कराता था कि यह आश्चर्यजनक आसानी से हड्डियों को तोड़ सकता है। प्रमुख रंग लाल था, लेकिन यह वह लाल नहीं था जो आंखों को परेशान कर रहा था। यह एक नर्म, सावधानी से तैयार किया गया और ढाला गया लाल रंग था। इसका मुंह ड्रैगन के शल्कों से बना हुआ प्रतीत होता था, जो तीव्र खुरदरेपन का एहसास देता था। यह हथियार के बाकी हिस्सों की शान और सावधानी से बनाए गए डिज़ाइन से थोड़ा अलग था, लेकिन इसने इसे आकर्षक बना दिया। एक और लाल रंग की एक रोमांचक और अनोखी म्यान रखी हुई थी, जिस पर सोने की सजावट थी। यह हथियार लगातार शक्ति छोड़ता रहता था, जो अपने पीछे एक विशाल रक्तरंजित लाल ड्रैगन के भ्रम में परिवर्तित हो जाती थी, जिससे आकाश में बड़ी गर्जना होती थी। संत हथियार, सार्थक ने इसे देखकर आश्चर्य में कहा। सार्थक तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और उससे निकली अपार शक्ति को देखकर दंग रह गया। यह न केवल सुंदर और शक्तिशाली था, बल्कि इसमें वह सब कुछ था जो वह चाहता था।
एक ऐसा हथियार जो हत्या के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और तलवार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जिस तरह से बनाया गया था उसके कारण यह उसकी बर्फीली शक्तियों को ले जाने के साथ साथ उसके शरीर की खूनी शक्ति का उपयोग करने के लिए भी काम आ सकता था। जब से उसने रक्त को गहराई से समझना शुरू किया तब से उसे एहसास हुआ कि जिस हथियार को बनाने के लिए उसने पौलुस से अनुरोध किया था वह उसकी नज़र में और भी अधिक परिपूर्ण था, क्योंकि यह उसकी हर शक्ति का उपयोग करने के लिए एकदम सही है। ये बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। इसका इस्तेमाल अचानक हमला करने और किसी भी तरह के हथियार से सीधे लड़ने के लिए किया जा सकता है। अपने छोटे आकार के कारण इसका इस्तेमाल अपनी मुट्ठी का कौशल दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। यह इस समय उसके लिए एकदम उपयुक्त हथियार है। पॉल कॉक्स ने जब उसे अचंभित देखा तो वह आगे बढ़ गया। इसे बनाने में मुझे कई घंटे लगे। जब से मैंने इसे बनाना शुरू किया है तब से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ, खासकर तब जब मुझे पता चला कि उस ड्रैगन का खून ड्रैगन्स का शाही खून है। हथियार बनाने के लिए ये सबसे बढ़िया किस्म का ड्रैगन है। फिर भी हथियार अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ये कठिन रहा है और मैंने पहला चरण पूरा कर लिया है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए मुझे अभी भी 2 और चरण पार करने हैं। देखो, पॉल कॉक्स ने उन्हें कुछ ब्लूप्रिंट दिखाए जिनमें कुछ सामग्री और सामान था जिसे देखकर सार्थक के माथे पर बल पड़ गए। हालांकि इस हथियार की रैंक सेंट वेपन की है, लेकिन यह अधूरा है। इसे पूरा होने में अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि दूसरे और तीसरे चरण की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत मेहनत लगती है। फिर भी यदि यह पूर्ण न होने पर भी संतुष्ट है तो पूर्ण होने पर यह क्या बन जाएगा? ईमानदारी से कहूं तो यह एक आशीर्वाद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ड्रैगन इतना खास होगा, उसने सोचा। हालांकि ड्रैकोनिक रॉयल ड्रैगन को मारना परेशानी भरा काम था, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। मैंने इसे कोई नाम नहीं दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि इससे ये खराब हो सकता है। संत हथियार का नाम देना मुश्किल है, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इसका नाम रख सकते हैं? उसने पूछा, लेकिन फिर एक छोटा हथौड़ा निकाला और हथियार के ऊपर हल्के से थपथपाया। तुरंत ही हथियार के माध्यम से सूचनाओं की बाढ़ सार्थक के दिमाग में पहुंच गई, जिससे उसे चक्कर आने लगा। इसमें एक क्षमता है, जहां तक मैं समझ पाया यह अधूरी है, लेकिन इसे अस्थि विनाश कहते हैं। मुझे लगता है कि अब आप समझ पाएंगे कि यह किस बारे में है। इसमें कुछ खास बात भी है, एक आंकड़ा। पिछली बार मुझे हथियार पर आंकड़ा तब मिला था जब मैंने यंग लॉर्ड ग्रे का हथियार बनाया था। उस समय सामग्री अद्भुत थी और आंकड़ा सबसे अच्छे में से एक था, सेंट हथियारों के नीचे 5% शक्ति वृद्धि, उसने कहा और फिर से मुस्कुराया, लेकिन इस बार कट्टरता से हथियार को देखते हुए। बहुत से हथियारों में शक्ति प्रतिशत के हिसाब से नहीं बढ़ती। ये हथियार भी ऐसा ही करता है, लेकिन ये यंग लॉर्ड ग्रे के हथियार जितना सरल नहीं है। ये हथियार 20% तक शक्ति बढ़ाता है। यह अब तक मैंने किसी हथियार में देखा सबसे अधिक है। उसके शब्द सच्चे थे। सार्थक इस वजह से सदमे में था। डी से प्रतिशत ओ जोड़ डॉलर हैश और टाउ जोड़। अस्थि विनाश कौशल पहले से ही उसे अचेत करने के लिए काफ़ी अविश्वसनीय था। यह एक बेतुका और अविश्वसनीय कौशल था जो हड्डियों को आश्चर्यजनक तरीके से नष्ट कर सकता था। यह हड्डियों को धुंध में बदल सकता है। यद्यपि इसमें स्वाभाविक रूप से कुछ शर्तें होती हैं और मुख्य शर्त यह है कि हड्डी को छूने पर वह धुंध में बदल जाए, फिर भी यह अविश्वसनीय है और जब तक आप इसे आजमा नहीं लेते तब तक आप यह नहीं समझ पाएंगे कि यह क्षमता कितनी अविश्वसनीय है। लेकिन उदाहरण के लिए, यदि सार्थक किसी से लड़ रहा है और उसके अग्रबाहु पर इतना गहरा प्रहार करता है कि उसकी बांह की हड्डी तक पहुंच जाती है, तो वह उस बांह को पूरी तरह से निष्क्रिय कर सकता है, जिससे उसे भयानक दर्द महसूस होगा। ये किसी भी स्थिति में एक आदर्श तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। इसके अलावा ये बर्फीली शक्ति को बहुत अच्छी तरह से पूरक करता है। उनके बीच तालमेल के इतने सारे तरीके थे कि इसने सार्थक को शरारती ढंग से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर हथियार की एक अनोखी विशेषता थी। हाथ में पकड़ने पर इसकी शक्ति 20% बढ़ जाती है। हथियार को हाथ में पकड़ने के बाद इसकी शक्ति कम हो जाती है, जिससे यह और भी बेहतर हो जाता है। क्योंकि 20% इसे बढ़ा देगा, चाहे आपके पास 10,000 या 30,000 शक्ति हो। हालांकि ऐसा लगता है कि एक अधिकतम सीमा है जिसे हथियार नहीं बताता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह अधूरा है, उसने अपने बगल में खड़े गर्वित आदमी को देखते हुए सोचा। लॉस्ट मिस्ट के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि यह अपनी अस्थि विनाश कौशल के साथ अच्छा लगता है। इस हथियार से छुए गए व्यक्ति की हड्डी एक लॉस्ट मिस्ट में बदल जाएगी। उसने जवाब दिया, हथियार को वह नाम देते हुए जो वह चाहता था। नाम और अर्थ सुनकर पॉल कॉक्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हा, अच्छा, यह इसका अच्छा नाम है, मुझे ये पसंद है, उन्होंने कहा और सार्थक ने सिर हिलाया। मिस्टर पॉल, आपने मुझे पहले जो बताया था उसके बारे में चिंता मत करो। इस हथियार को चलाने वाला दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है।
शायद आपको ये पता ना हो, लेकिन मुझे हाल ही में राजा डेविड ने एक स्टार ब्लडी वैम्पायर जनरल नियुक्त किया है, इसलिए जब दुनिया को पता चलेगा कि जनरल मैथ्यू एक सेंट वेपन का वाहक है, तो हर कोई लॉस्टमिस्ट नाम को जान जाएगा। उसने कहा। उसने हथियार उठाया और उसे म्यान में रख लिया, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। पॉल कॉक्स ये सुनकर दंग रह गए। मुझे याद है कि जब वह आया था तो वह बहुत कमज़ोर था, अब मुझे उसकी शक्ति 10,000 क्यों लग रही है। वह कितना प्रतिभाशाली है, उसने चौंक कर सोचा, लेकिन सार्थक ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। लॉर्ड पॉल, मैं आपको अपना निजी लोहार बनाने की सिफारिश क्यों न करूं? राज्य खूनी पिशाच जनरलों को जो सुविधाएं प्रदान करता है, उनमें से मैं एक निजी लोहार को राज्य के लिए जनरल की सेवा में काम करने की सिफारिश कर सकता हूं। आपको बहुत अधिक वेतन दिया जाएगा और आप जिसके लिए चाहें काम कर सकते हैं, कोई भी आपका शोषण नहीं करेगा या आपके काम के लिए आपको जज नहीं करेगा। आप भविष्य में भी अपना बदला ले सकते हैं, सार्थक ने कहा। सार्थक ऐसे अच्छे लोहार को अपने अधीन रखने का अवसर नहीं छोड़ सकता था। अगर वह इस व्यक्ति को अपने लिए काम करने के लिए पा लेता, तो भविष्य में लगभग हर चीज़ उसकी पहुंच में होती। एक ऐसे संसार में जहां लोहार ऐसे हथियारों से लड़ते हैं, उनका महत्व अविश्वसनीय है। इसके अलावा उनके जैसा अनुभवी व्यक्ति और भी बेहतर है। उनके लिए जो संभावनाएं खुलेंगी वे अपार हैं, और अगर उन्हें जरूरत होगी तो वे कुछ नया सीख सकते हैं। पॉल कॉक्स के लिए भी यह एक वरदान था, और इस बात से वह आश्चर्यचकित भी थे। एक खूनी पिशाच जनरल की सेवा में एक शाही लोहार होना कोई छोटी बात नहीं थी। वह लगभग जो चाहे कर सकता था और अपने काम के लिए बेहतरीन संसाधनों तक पहुंच सकता था। साथ ही वह लोहार साम्राज्य में लोहार किताबों की दुकानों तक पहुंच सकता था, जो उसके लिए बहुत बढ़िया था। उस पद को प्राप्त करने से उसे जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ वह इतना महान था कि वह उसे अस्वीकार नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसके पास उन लोगों से बदला लेने का मौका था जिन्होंने उसकी जीवन भर की लोहार की दुकान छीन ली थी। वह इसे कैसे स्वीकार नहीं कर सकता था। युवा महोदय, यदि आप मुझे नौकरी पर रखना चाहते हैं और मुझे इतना ऊंचा पद देना चाहते हैं, तो मैं इसे किसी भी तरह से ठुकरा नहीं सकता, उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, और सार्थक मुस्कुराया। इसके बाद दोनों ने काफ़ी देर तक विभिन्न विषयों पर बातचीत की। इसला और एलिस के हथियार अभी तैयार नहीं थे। सेंट वेपन बनाने में पॉल का पूरा ध्यान लगा, इसलिए उन्हें पूरा करने में कुछ और समय लगेगा। तब तक वह उन्हें बनाते हुए यहीं रहेगा, क्योंकि इस जगह पर कोई भी उसे परेशान करने नहीं आ रहा था। कुछ देर बातचीत करने और दोस्त बनने के बाद दोनों ने अलविदा कहा। सार्थक नीलामी में गया क्योंकि वह कई चीज़ें खरीदना चाहता था जो उसके विचार से नीलामी में होंगी। कई घंटे बीत गए और वह कई चीज़ें खरीदने में कामयाब रहा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे स्किल बुक नहीं मिल सकी। मैं वाकई देखना चाहता हूं कि मेरी स्किल बुक में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, लेकिन खुद की स्किल बुक पाना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि मुझे लगता है कि इस बार मैं अव्वल आया हूं, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। वह नक्शे का एक टुकड़ा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था जिसे उसने नीलामी में खरीदा था, इसलिए यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था। यदि वह अपने पास पहले से उपलब्ध चीज़ों के आधार पर काम करता, तो शायद इसे पूरा करने के लिए केवल एक या दो छोटे भागों की ही कमी होती, इसलिए यह अच्छी प्रगति थी। इसके तुरंत बाद सार्थक अकादमी में वापस आ गया, और आने के अगले दिन उसने पुनः कक्षा में अपना परिचय दिया। देखो, ये मैथ्यू डिट्रिच है। ये खूनी वैम्पायर जनरल है, चलो उसे देखने चलें। द्वितीय अकादमी के छात्रों के बीच एक खूनी पिशाच जनरल को पाकर अविश्वसनीय अनुभूति हुई। सार्थक जहां भी गया उसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। फिर भी ये बात उन कई वरिष्ठों को ईर्ष्या की ओर ले गई जिन्हें फर्स्ट अकेडमी में भर्ती होने वाला था। वे खुद से पूछते रहे, सार्थक के पास किस स्तर की शक्ति है? उन्होंने इतने कमज़ोर व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण पद क्यों दिया? सबसे कमज़ोर ज्ञात ब्लडी वैम्पायर जनरल को जब रैंक दी गई थी, तब उसके पास 10,000 वैम्पायरिक शक्ति थी। वह उस समय सबसे कमज़ोर भी था, लेकिन वह उस समूह के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक बन गया। तो आखिर उन्होंने उस रैंक को ऐसे व्यक्ति को क्यों दिया जिसकी शक्ति 10,000 के करीब भी नहीं थी? ये कई लोगों के प्रति अनुचित था। आखिर उनके हिसाब से सार्थक के पास अधिकतम 6,000 शक्तियाँ होनी चाहिए। इस वजह से कई लोग उसे घृणा भरी नज़रों से देखते थे, लेकिन फिर भी उसका सम्मान किया जाता था। इस प्रकार 2 दिन शांतिपूर्वक बीत गए, जबकि सार्थक और इसला नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहे, जब तक एलिस वापस नहीं आ गई। जब उसने सार्थक को देखा तो वह प्रसन्न और खुश दिख रही थी। सार्थक, मैं 10,000 शक्ति तक पहुंचने के बहुत करीब हूं, उसने कहा और उसे एक वैम्पायर बॉल दी जिसे उसने अभी अभी इस्तेमाल किया था। देखो, मैं तो पहले ही कुछ नहीं कर पाया हूं। 9,900 पावर, वह कितनी तेज है, उसने सोचा। अब तक जितनी बार वे मिले थे वह लगभग 5,000 शक्ति आगे बढ़ने में सफल रही थी। ये देखते हुए कि 5,050 शक्ति तक पहुंचने में उसे कई वर्ष लग गए, उनकी मुलाकात के बाद से उसकी गति कई गुना बढ़ गई थी।
लेकिन ऐसा उसके द्वारा सोचे गए प्रभाव के कारण नहीं था, क्योंकि यद्यपि उन दोनों ने कुछ समय तक एक साथ प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उसने अधिकांश शक्ति अकेले ही प्रशिक्षण लेकर प्राप्त की थी। तो ये कुछ और ही होना था। मैंने देखा है कि हाल ही में उसका व्यक्तित्व बदल रहा है। शायद यही कारण है। शायद उसका विकसित होता व्यक्तित्व उसे अपने प्रशिक्षण को अधिक गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित कर रहा है, या शायद उसके पास कुछ अतिरिक्त प्रेरणा है। उसने सोचा और थोड़ा मुस्कुराते हुए एलिस को सिर हिलाया। उन्होंने जवाब दिया, आपने बहुत तेजी से प्रगति की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप 10,000 तक पहुंचने के इतने करीब होंगे। मुझे लगता है कि यह आश्चर्यजनक प्रगति है। हाँ, ये सही है, सार्थक। जब मैं अपना नया कौशल प्राप्त कर लूंगी तो यह और भी तेज हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया होगा अगर यह विकास प्रकार का कौशल हो। आज से हमें तब तक साथ रहना होगा जब तक मैं अपना कौशल प्राप्त नहीं कर लेती, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसने जल्द ही अपनी आवाज़ कम कर ली और उसके पास आ गई। मैं बाहर इसला से टकरा गई। क्या वह सच है जो उसने कहा? तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ गई है? उसने आश्चर्य से पूछा और सार्थक ने उसे अपनी वर्तमान शक्ति दिखाते हुए मुस्कुराया। अविश्वसनीय। तुम कहते हो कि मैं तेज हूं, लेकिन क्या तुम मुझसे दुगने तेज नहीं हो? जब मैं तुमसे मिला था तब मुझमें तुमसे 4500 शक्ति अधिक थी, लेकिन अब केवल 300 शक्ति का अंतर है। ये देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई और सार्थक के पास कहने को कुछ नहीं था। वह भी अपनी गति से हैरान था, लेकिन उसके पास अभी भी एलिस के लिए एक और आश्चर्य था, इसलिए उसने एक छोटी तलवार निकाली जिसमें से जबरदस्त शक्ति निकल रही थी। संत हथियार! वह चौंक कर चिल्लाई, लेकिन जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और अपनी आवाज़ कम कर ली। हालांकि वह जानती थी कि पास में केवल इसला ही है, लेकिन उसने जो देखा वह बहुत अनोखा था और उसे डर था कि कोई उसे देख लेगा। उसने हथियार को हल्के से पकड़ लिया और कांपने लगी। क्या मिस्टर पॉल ने यही किया था? उसने पूछा और सार्थक ने सिर हिला दिया। हाँ, ये सही है, इसका नाम लॉस्ट मिस्ट है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह दंग रह गई। फिर भी जब उसने उसे खोलने की कोशिश की तो वह ऐसा नहीं कर सकी और आहें भरने लगी। इसने आपको अपना मालिक पहचान लिया है, उसने कहा और इसे सार्थक को सौंप दिया। मुझे इसे दिखाने दो, फिर उसने कहा और सार्थक ने सिर हिला दिया। स्वाभाविक रूप से पॉल के घर से निकलने के बाद उसने इस हथियार को अपना खून सोखने दिया ताकि वह उसे अपने मालिक के रूप में पहचान सके। आखिरकार वह नहीं चाहेगा कि लड़ाई में कोई उसकी तलवार छीनकर उसे मार डाले। इसलिए उसने जल्द ही इसे बाहर निकाल लिया और हथियार पर एक चमक उभरी, साथ ही यह सार्थक के शरीर पर भी दिखाई दी। इसके साथ ही सार्थक के हाथों में पिशाच गेंद चमक उठी और शक्ति बढ़ गई। 11,520 वैम्पायरिक पावर, 20%। एलिस ने कहा, यह आश्चर्यजनक है सार्थक। यदि आप हथियार का उपयोग करते हैं तो आपकी कुल शक्ति 11,000 से अधिक है, और यदि आप अंगूठी का उपयोग करते हैं तो 12,000 से अधिक है। कितनी तेजी से वृद्धि हुई है, एलिस ने आश्चर्य में कहा, अपनी आवाज़ को रोकने में असमर्थ। जो कुछ उसके सामने था उसका कोई मतलब नहीं था। कुछ महीने पहले उसके सामने खड़े आदमी की शक्ति मुश्किल से 500 थी। वास्तव में 500 शक्ति तो दूर की बात है, वह तो वैम्पायरवाद का प्रयोग भी नहीं जानता था। पर अब वह शक्ति में उससे पूरी तरह आगे निकल गया। ये तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। अगर मेरे पिता को इसके बारे में पता चलता, मुझे यकीन है कि वह वही करने के लिए दौड़कर यहाँ आएंगे जो उन्होंने मुझसे कहा था। उसने आश्चर्य से सोचा, ये वृद्धि बिल्कुल असामान्य थी। ऐसा कोई पिशाच नहीं होना चाहिए जो इस तरह से विकसित हो सके, जब तक कि उसमें विकास प्रकार का कौशल न हो। लेकिन मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं देखा, उसने सोचा। फिर भी भले ही वह आश्चर्यचकित थी, वह खुश भी थी। उसका अधीनस्थ, जिसे वह अपना सबसे करीबी दोस्त मानती थी, इतना शक्तिशाली हो गया था, वह खुश कैसे न हो सकती थी। उन दोनों के एक टीम होने के अलावा वह स्वाभाविक रूप से उसके लिए खुश थी। बधाई हो सार्थक, उसने उसे बधाई दी। इसके बाद उन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की और उसकी दिलचस्पी उसके हथियार में बढ़ गई। उसने उसे बार बार देखा और उसके कौशल के बारे में जाना। जब तक इसला कमरे में वापस नहीं आ गई तब तक वे कई चीज़ों के बारे में बात करते रहे और तीनों रात होने तक बातें करते रहे। अगले दिन किसी ने शयनकक्ष का दरवाज़ा खटखटाया। प्रोफेसर रीगन, सार्थक ने जैसे ही किताब खोली पूछा और उसने उसकी ओर सिर हिलाया। समूह अभी बनने शुरू हो रहे हैं। छात्रों के लिए सीमा पर जाने और युद्धों के बारे में कुछ दिनों का प्रशिक्षण लेने का समय आ गया है, इसलिए आपको मेरे साथ आना होगा, उन्होंने कहा। जब वह बोल रहा था तो उसने देखा कि दो सुंदर नवजीवित महिलाएं ये देखने के लिए दरवाजे से बाहर देख रही थीं कि वह कौन है। प्रोफेसर, मिस्टर वीगन, बहुत समय हो गया मुलाकात से। दोनों ने अपने अपने तरीके से उसका अभिवादन किया और वह दंग रह गया। ये लड़का बहुत तेज चलता है। हरम में एक उत्तराधिकारी, इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहेंगे।
उसने चौंक कर सोचा, लेकिन शांति से सिर हिला दिया। मिस एलिस, बहुत दिनों बाद मिले। छात्रा इसला, आप लोग मेरे साथ आ सकते हैं। समूह बनने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि आप भाग लेंगे। इन शब्दों के बाद सार्थक, इसला और एलिस तैयार होकर रीगन कूपर के साथ चले गए। अकादमी के एक दूरवर्ती भाग में दो व्यक्ति एक अंधेरे, मंद रोशनी वाले कमरे में इकट्ठे हुए थे। फिर भी दोनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति फर्श पर घुटनों के बल बैठा था, जबकि दूसरा व्यक्ति एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा हुआ बाहर के अंधेरे को देख रहा था। उसका चेहरा बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह एक खूबसूरत महिला थी जिसके चेहरे के एक हिस्से की झलक मात्र से कई पुरुष उसके प्यार में पागल हो सकते थे। फिर भी घुटनों के बल बैठा आदमी तब तक ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया जब तक कि वह बोल नहीं पड़ी। उसने जल्दी ही चाय को एक छोटी सी मेज पर रख दिया और पीछे मुड़कर देखा। उसके शरीर की हर हरकत सुंदर थी, पूर्णता की सीमा पर। आप बोल सकते हैं, उसने आकर्षक किंतु प्रभावशाली आवाज में कहा। फिर उसने अपनी नज़र फिर से सामने की ओर घुमा ली, जैसे उसे इसकी परवाह ही न हो कि वह आदमी क्या कहेगा। वह आदमी खड़ा हुआ, उसे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा दिया और पुनः घुटनों के बल बैठ गया। मिस, क्या हम उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए उधार ले सकते हैं? ये केवल मेरा अनुरोध नहीं है। अगर मैं यहाँ हूँ और इस तरह से व्यवहार कर रहा हूँ, तो यह मेरे प्रभु का अनुरोध है। उन्होंने मुझे यहाँ आने और आपसे उस व्यक्ति को उधार देने के लिए कहा। हमें उस व्यक्ति का उपयोग किसी की हत्या करने के लिए करना होगा और उसके बगल वाले व्यक्ति की भी। वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उपयोग हम इस मिशन को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। महिला ने एक क्षण तक कागज को देखा और फिर तुरंत ही उसकी रुचि समाप्त हो गई। यदि आप मेरे लोगों का उपयोग किसी को मारने के लिए करना चाहते हैं, तो आपको बदले में कुछ देने के लिए तैयार रहना होगा। उसने उत्तर दिया और उसने सिर हिला दिया। उसने एक और कागज निकाला और उसे दे दिया। यह, महिला ने उसे देखा और मुस्कुराई। उसने जो कुछ उसे दिया गया था उसे पकड़ लिया और दूर रख दिया। अगर कुछ गलत हो जाए तो मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन मुझे पूछना है कि आप किसकी हत्या करना चाहते हैं। आपका मालिक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आमतौर पर ऐसा करता हो। उसने उसकी ओर तिरछी नज़र से देखा और उस आदमी ने फिर से एक और स्क्रॉल निकाला। उसने उसे सौंप दिया और उसने उसे खोलकर देखा। वहाँ 3 चेहरे थे जिनके अपने अपने नाम थे। वह एक उपनाम देखकर आश्चर्यचकित हुई और उसे देखने लगी। हा, क्या तुम में ऐसा करने की इतनी हिम्मत है? महिला ने विनम्रता से पूछा और आदमी ने सिर हिला दिया। यह एक महत्वपूर्ण मिशन है। अच्छा, तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्या है? उस महिला से लड़ने के लिए इंतजार करते हुए चूहों का खेल देखना दिलचस्प होगा, उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। यद्यपि वह ये जानने को उत्सुक था कि उस महिला से उसका क्या तात्पर्य है, फिर भी उस व्यक्ति ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने खड़ी महिला किस प्रकार की व्यक्ति है। इसके बजाय उन्होंने स्क्रॉल पर किसी व्यक्ति की ओर इशारा किया और कुछ क्षण तक अपनी उंगली वहीं रखने के बाद उसे किसी अन्य व्यक्ति की ओर ले गए, जिससे उन्हें पता चला कि इस मिशन में वे किसे अधिक महत्व देते हैं। ये देखकर बैठी हुई महिला की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन जब उसने एक पल के लिए इस बारे में सोचा तो उसकी दिलचस्पी फिर से खत्म हो गई। हाल ही में कुछ चीज़ें उसे रुचिकर लगी हैं और हालांकि कुछ देर पहले वह ए रैट फाइट देखने में रुचि रखती थी, लेकिन अब उसमें उसकी रुचि खत्म हो गई है। उसे ये सब उबाऊ लगा क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि झगड़ा उतना नहीं बढ़ेगा जितना वह चाहती थी। इसलिए उसने आह भरी और पुस्तक को एक तरफ फेंक दिया। चले जाओ, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे ही किसी आदमी से असंभव काम करवा रहे हो तो मैं तुम्हें खोज निकालूंगी और तुम पर मेरा गुस्सा भड़केगा। तुम्हारा अपना मालिक भाग जाएगा क्योंकि तुम बचाने लायक नहीं रहोगे, उसने ठंडे स्वर में कहा। वह आदमी थोड़ा कांप उठा और उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ मिस, उसने तुरंत जवाब दिया और वहां से भाग गया। कमरे में फिर से शांति छा गई और महिला ने चाय का एक और घूंट लिया। आह भयानक, उसने चाय थूक दी और उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर वह खड़ी हुई और कमरे से बाहर जाने लगी। पिशाच की दुनिया उबाऊ होती जा रही है। दुर्भाग्य से मैं केवल दूर की मानव जाति से ही कुछ मजा ले सकती हूँ, इसलिए मुझे अपनी शक्ति को और देखने दो। मानव जादूगरनी, मुझे अपनी क्षमताएं दिखाओ, मैं और अधिक मजा लेना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह उस पुस्तक के ऊपर से गुजरी जिस पर 3 नाम और चेहरे चित्रित थे। फिर भी उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और कमरे से बाहर चली गई। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, जबकि नाम उस सुनहरे रंग में हल्के से चमक रहे थे जिससे वे लिखे गए थे। नाम स्पष्ट रूप से पहचाने। जब टीमों का चयन हो रहा था तो वैम्पायर अकादमी में गहमागहमी मची हुई थी। मैथ्यू डिट्रिच को ब्लडी वैम्पायर जनरल के रूप में तथा एलिस एलेन को उत्तराधिकारिणी के रूप में गठित टीमों में से एक का नेता चुना गया था। समूह में 25 लोग शामिल थे।
नेता मैथ्यू डिट्रिच, एलिस एलन, रे जोवेल और इसला मूर थे, साथ ही कैस्पियन वाइट भी एक अतिरिक्त सदस्य थे। बाकी 20 लोग अलग अलग कक्षाओं के छात्र थे। ज़्यादातर लोग दूसरी अकादमी से थे, लेकिन कुछ लोग पहली अकादमी से भी थे। इस समूह की शक्ति को शीर्ष 3 समूहों में से एक माना गया। यह मुख्य रूप से रे जोवेल के कारण था। ये व्यक्ति एलिस का परिचित था, वे दोनों एक साथ पढ़ते थे और रे जोवेल उसका बहुत सम्मान करते थे। वह एक अच्छा लड़का है जिसके साथ कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो मिलजुल सकता है। लेकिन वास्तव में वह अपनी कक्षा में सबसे अधिक हाशिए पर पड़े लोगों में से एक है, क्योंकि वह अमीर और कुलीन लोगों के बीच एक आम व्यक्ति है। फिर भी वह प्रतिभाशाली है और कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। उसके पास 13,000 से ज़्यादा शक्ति है, जो उसे समूह में सबसे शक्तिशाली बनाती है। वे प्रथम 3 में से तीसरे थे। प्रथम 3 में से प्रथम समूह बहुत शक्तिशाली था। समूह की नेता एक खूबसूरत और शक्तिशाली महिला थी। अपनी 15,000 शक्ति और एक कुलीन के रूप में स्थिति के साथ हन्ना वाइट सभी उपस्थित समूहों के बीच एक ऊंचा स्थान रखती है। वह कैस्पियन वाइट की बड़ी बहन भी हैं। लेकिन उसके बारे में सबसे खतरनाक बात, और जिसने सार्थक को उससे दूरी बनाए रखने पर मजबूर किया, वह यह है कि वह उस महान उत्तराधिकारिणी सेसिली एडविन की सबसे प्रिय अधीनस्थों में से एक है। इन सब के कारण हन्ना वाइट सभी उच्च स्तरीय छात्रों में श्रेष्ठतम में से एक है। वह समूह सार्थक के समूह से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वहाँ सिर्फ वही नहीं थी, वहाँ वारिसों के कई अधीनस्थ भी थे, और उनमें से एक रे जोवेल से भी ज्यादा शक्तिशाली था, जो हन्ना वाइट से बहुत प्यार करता था। समूहों का चयन दोपहर भर चला। शाम को सेना के नेताओं ने उन्हें विस्तार से समझाना शुरू किया कि उन्हें लड़ने का सही तरीका क्या है और सीमा पर पहुंचने के बाद उन्हें क्या करना होगा। ये शिक्षाएं कुछ दिनों तक चलती रहीं, जब तक कि जाने का समय नहीं आ गया। प्रत्येक समूह गाड़ियों और कारों के विशाल कारवां में रवाना हुआ और कई दिनों बाद अपने गंतव्य पर पहुंचा। हालांकि वे अभी अभी आए थे, फिर भी कोई भी आराम नहीं कर सकता था। मैदान में मौजूद नेताओं ने सभी को युद्ध की स्थिति के बारे में बताने के लिए बुलाया। जल्द ही मैथ्यू डिट्रिच और हन्ना वाइट का समूह और कई अन्य समूह एक विशाल तंबू के सामने खड़े होकर नेताओं की प्रतीक्षा करने लगे। इसके कुछ ही समय बाद वे वहां से निकल आए। उनका नेतृत्व एक युवा दिखने वाले लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली व्यक्ति ने किया। उसके चेहरे को देखकर सार्थक की भौहें तन गईं और वह एक हल्के अंधेरे में चला गया, जो कुछ देर तक ही रहा। उसके बाद उसका चेहरा सामान्य हो गया। उसके सामने खड़े आदमी ने भी उसकी ओर देखा और उसे देखते ही उसकी भौहें तन गईं। उस आदमी के मन में कई विचार आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने वहां आए सभी छात्रों की ओर देखा। छात्रों, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम ल्यूक वाइट है। मैं डार्क किंगडम आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल हूं। मैं ईस्ट विंग में फील्ड लीडर हूं। ल्यूक वाइट ने डार्क किंगडम आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल को पहचान लिया था कि वह बहुत बुरा नहीं था। वह वही व्यक्ति था जिसका सामना सार्थक ने तब किया था जब वह मिस्टर बेकर की हत्या करने वाला था। सार्थक को यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि उसके सामने खड़ा यह आदमी उसका दुश्मन है और उसे एक खतरनाक जगह पर रखा गया है। फिर भी उसे कोई परवाह नहीं थी। ल्यूक वाइट ने शीघ्र ही समूह के उच्च पदस्थ लोगों को बुलाया और सार्थक को सम्मानपूर्वक सलामी दी। नमस्कार जनरल मैथ्यू, मुझे बताया गया था कि आप यहाँ होंगे। मैं अब आपकी सहायता प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूँ। इसके बाद ल्यूक वाइट ने सभी समूह नेताओं की ओर मुड़ने से पहले इसला और एलिस का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, जिन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई ताकि उन्हें हर चीज़ की आंशिक स्थिति समझाई जा सके। ध्यान देने वाली पहली बात यह थी कि सीमावर्ती मैदानों के एक तरफ सेना 3 क्षेत्रों में विभाजित थी। बाहरी क्षेत्रों में पूर्वी विंग और पश्चिमी विंग शामिल हैं, जिनका नेतृत्व ल्यूक वाइट और पश्चिम में उनके बराबर के अधिकारी करते हैं। सेना की जनरल एम्मा लुइस केंद्रीय विंग का नेतृत्व करती हैं। पिशाचों में सबसे शक्तिशाली होना। सार्थक के समूह और हन्ना वाइट के समूह को पूर्वी विंग में सुदृढ़ीकरण के लिए भेजा गया था, क्योंकि जाहिर तौर पर उन्हें शीघ्र ही एक महत्वपूर्ण मिशन पूरा करना था। छोटे मोटे मुद्दों को समझाने के बाद उन्होंने मानव साम्राज्य की शक्तियों के बारे में बताया। इस बार मानव साम्राज्य जोरदार हमला कर रहा था और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी ताकतें मजबूत होती गईं। कोई नहीं समझ पाया कि ये लोग क्या सोच रहे थे, लेकिन यह संभव है कि वे सीमा के इस क्षेत्र में हाल ही में खोजी गई कुछ खदानों को डार्क किंगडम में ले जाना चाह रहे थे। इस साम्राज्य के पास शक्तिशाली सेनाएं थीं, जिसके कारण इन दिनों इस क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। यदि एम्मा लुइस को यहाँ बुलाया गया है तो इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें डर है कि मानव साम्राज्य के 3 मुख्य गुटों के कुछ गढ़ों में घुसपैठ हो सकती है, क्योंकि 3 गुटों में से 2 से संबंधित 2 व्यक्तियों की उपस्थिति की पुष्टि हो चुकी है। मानव साम्राज्य के मुख्य संरेखण, जिनके बारे में उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई थी, ये हैं। ग्रैंड सोर्सेरर्स। ग्रैंड सोर्सेरर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। उन्हें सबसे शक्तिशाली माना जाता है। उनके पास असाधारण क्षमताएं और शक्तिशाली जादू हैं। हीरो। असाधारण शारीरिक क्षमताओं के साथ उनके पास कोई विशेष कौशल नहीं है।
वे मार्शल आर्टिस्ट हैं। वे हथियारों का उपयोग भी नहीं करते हैं, उनका शरीर ही उनका हथियार है। दिव्य शूरवीर, वे सबसे प्रसिद्ध हैं क्योंकि वे मानव साम्राज्य पर शासन करते हैं। विश्व प्रसिद्ध पवित्र शूरवीर उनके अधीनस्थ हैं। वे दिव्य शक्ति और दिव्य जादू से लड़ते हैं। वे सभी दिव्य जादू के जादुई शूरवीर हैं। ये मानव साम्राज्य के 3 मुख्य संरेखण हैं और साम्राज्य की प्रमुख शक्ति बनाते हैं। सभी छात्रों को विशेष रूप से ग्रैंड सोर्सेरर्स से सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी, जो अपनी अलग अलग क्षमताओं और इस तथ्य के कारण सबसे अधिक भयभीत हैं कि उन्हें सबसे कम दिखाया जाता है। उन्हें ये सब समझाने के बाद सेंट्रल विंग में स्थित मुख्यालय ने विभिन्न समूहों के सभी नेताओं को एक कॉल जारी किया, ताकि जब सार्थक, एलिस और इसला को सेंट्रल विंग में ले जाया जाए तो उन्हें आराम करने का कोई समय न मिले। वहाँ एम्मा लुईस थीं, जिन्होंने उन्हें तत्काल बुलाया था। तारांकन 3 मुख्य संरेखण, मनुष्यों के बीच 3 सबसे शक्तिशाली समूह। एम्मा लुईस ने उन सभी को यहाँ स्थापित सैन्य भवनों में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया और अंदर जाकर उसने उन्हें समझाना शुरू किया। ये ऊपर से आदेश हैं, मैं भी उन्हें मना नहीं कर सकता क्योंकि उन पर शाही मोहर लगी है। अलग अलग राज्यों के उच्च क्षेत्रों ने स्पष्ट रूप से एक विज्ञप्ति भेजी है जिसमें उन्होंने इस युद्ध पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। वे चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, इसलिए उन्होंने हमें सुदृढ़ीकरण भेजा है। उन सुदृढ़ीकरणों में वैम्पायर अकादमी के छात्र सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आप सभी का यहाँ आने का विचार केवल इसलिए है क्योंकि उच्च अधिकारी एक हमले में युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं ताकि साम्राज्य को संदेश भेजा जा सके। जब तक कोई जरूरी काम न हो जाए, मैं वहाँ से नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो इस बात की पूरी संभावना है कि ग्रैंड सोर्सेरर्स वहाँ से चले जाएंगे और यह विनाशकारी होगा। युद्ध की योजना सरल है और 4 दिनों के भीतर लागू हो जाएगी। ध्यान से सुनो। वह एक विशाल मेज के पास गई जिस पर युद्ध क्षेत्र का संपूर्ण एवं विस्तृत नक्शा प्रदर्शित था। यह विचार सरल था, लेकिन ये कारगर हो सकता है क्योंकि उनके पास अभी बहुत बड़ी संख्या में सेनाएं हैं। पूर्वी विंग और पश्चिमी विंग अपनी अपनी तरफ से एक साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ पहाड़ों के पीछे दुश्मन के शिविर के केंद्रीय क्षेत्र में घुसपैठ करने और हमला करने का इरादा रखते हुए। इसी समय केंद्रीय विंग पूरे केंद्रीय भाग में बलपूर्वक कार्य करेगा। एम्मा लुईस युद्ध नहीं करेंगी, बल्कि केंद्रीय युद्ध की प्रमुख रणनीतिकार होंगी। एक बार जब पूरी योजना विस्तार से समझा दी गई तो एम्मा लुईस ने उन्हें जाने दिया। हालांकि चूंकि उन्हें विस्तृत नक्शे प्राप्त करने थे और वे रास्ते में थे, इसलिए उन्हें इस केंद्रीय भाग में इंतजार करना पड़ा और केवल कुछ ही लोग वापस आए। योजना सरल थी, सार्थक को इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ बातें उसे परेशान कर रही थीं, इसलिए सार्थक उस कमरे में घुस गया जहां देर रात एम्मा लुईस आराम कर रही थी। चूंकि यह स्थान एक छोटे से सैन्य शहर में एक किला था, इसलिए वहां पहुंचने के लिए उसे कई खिड़कियां फांदनी पड़ीं। एम्मा लुईस अभी तक सोई नहीं थी, इसलिए सार्थक को खिड़की से आते देख वह आश्चर्यचकित हो गई। मैथ्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एम्मा ने आश्चर्य से पूछा और उसका अभिवादन करने के लिए उठ खड़ी हुई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये ल्यूक वाइट के बारे में है, उसने जवाब दिया और उसने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। आप मुझे लेफ्टिनेंट जनरल ल्यूक के बारे में क्या बताना चाहते हैं? मैंने सुना है कि हाल ही में उन्होंने कुछ अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। ल्यूक वाइट उस संगठन से संबंधित है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। सार्थक के शब्दों से एम्मा का चेहरा उतर गया और वह जल्दी से उठकर कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगी। इसके बाद उसने कमरे के अंदर कई महत्वपूर्ण शिलालेख सक्रिय किए और सार्थक के पास चली गई। वह बैठ गई और उसे घूरने लगी। क्या आप गंभीर हैं? हाँ, मैंने राज्य को जो रिपोर्ट दी है वह पूरी नहीं है। मैंने बताया कि जब मैं मुख्यालय को नष्ट कर रहा था तब मैंने एक नेक्रोमेंसर से लड़ाई की थी, लेकिन मैंने यह नहीं बताया कि वह कौन था। इससे पहले कि आप इस बारे में सोचें, वह नेक्रोमेंसर ल्यूक वाइट नहीं था। वास्तव में मैंने जिस नेक्रोमेंसर को मारा था और उसकी स्थिति ल्यूक वाइट की तुलना में कहीं अधिक आश्चर्यजनक थी। ल्यूक वाइट केवल मुझे नेक्रोमेंसर की हत्या करने से रोकने के लिए आया था, जिसे रिक्रूटर के नाम से भी जाना जाता था। एम्मा लुईस ने भौहें सिकुड़ी और कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गई। रिक्रूटर कौन था? ल्यूक वाइट का न केवल सेना में उच्च पद है, बल्कि वह वाइट्स का दूसरा उत्तराधिकारी भी है। हन्ना वाइट के पीछे वह उच्च स्थिति का व्यक्ति है, उससे अधिक आश्चर्यजनक स्थिति पाना आसान नहीं है। सार्थक ने अपना सिर हिलाया। यह एक ऐसा नाम है जिसकी आप उम्मीद नहीं करेंगे और जिसे कभी प्रकाश में नहीं आना चाहिए। एक पिशाच कबीला? उसने आश्चर्य से पूछा और सार्थक ने सिर हिला दिया। अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए था। हाल ही में द्वितीय और प्रथम अकादमी में एक प्रसिद्ध छात्र की मृत्यु के बारे में कुछ खबरें फैल रही हैं, उसने जवाब दिया और वह सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। बेकर, सार्थक ने धीरे से सिर हिलाया, जिससे वह फिर से अपना मुंह बंद कर अपने विचारों में डूब गई। कुछ मिनट बाद उसने फिर सार्थक की ओर देखा। आप ये बात किसी और को नहीं बता सकते?
लेकिन अगर यह वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं तो ल्यूक वाइट एक गद्दार है। मुझे उस कमीने के साथ साथ उन सभी वाइट्स को भी खत्म करने का तरीका खोजना होगा जिन्होंने राज्य को धोखा देने की हिम्मत की है। सार्थक ने सिर हिलाया और फिर उसे कई और बातें बताईं और उसने भी उसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बताया। पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने और एम्मा को सब कुछ बताने के बाद सार्थक अपने कमरे में लौट आया। अगले दिन वे सभी अपने अपने स्थानों पर लौट आए जहां से उनका मिशन शुरू होना था। चूंकि यह एक उच्च स्तरीय मिशन था, इसलिए सब कुछ सावधानी से किया जाना चाहिए, इसलिए कई समूहों को आगे जाने के लिए चुना गया और दूसरों को पीछे जाने के लिए। उनमें से सबसे शक्तिशाली समूह ल्यूक वाइट के साथ सबसे पहले आगे बढ़ेगा क्योंकि अगर वे मनुष्यों से भिड़ते हैं तो वे उन्हें जल्दी से मार सकते हैं। वे छिपने के लिए पास के छोटे पहाड़ों और पेड़ों का इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी संख्या बहुत अधिक न हो। मानव सेना मुख्यालय जाने के लिए 5 समूह चुने गए। मैथ्यू और हन्ना के समूह पहले 2 थे, फिर 3 और समूह चुने गए जिससे सार्थक को अच्छा महसूस नहीं हुआ। हालांकि उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। केवल इसला और एलिस को ही उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति के बारे में पता था, इसलिए जब तक वह अपनी शक्ति को छिपाता रहेगा तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। इस समय अधिकांश लोग उनके सामने खड़े नहीं हो सकते, यहाँ तक कि उसे रे जोवेल के खिलाफ लड़ाई में भी जीत मिलने का पूरा भरोसा है, जो हाल ही में सार्थक को इस जगह के बारे में कुछ बातें सिखा रहे हैं। जाहिर है वह सीमा क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इस प्रकार दिन बीतते गए। 3 दिन बाद केंद्रीय विंग की पिशाच सेना ने सामने से एक शक्तिशाली हमला किया। उस दिन मनुष्यों को अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने दबाव महसूस किया और जल्द ही एक तरफ से दूसरी तरफ आदेश की आवाज़ें उठने लगीं क्योंकि शक्तिशाली लोग हमले के लिए खुद को तैयार करने लगे। लेकिन इस बार पिशाच अप्रस्तुत नहीं थे। उन्होंने तुरंत शक्तिशाली जानवरों को युद्ध के मैदान में उतार दिया जिन्हें मनुष्यों का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। नेताओं को सूचित करो कि डार्क किंगडम अपनी पूरी ताकत से हम पर हमला करना चाहता है। उस दिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दुश्मन की पंक्ति में हर जगह ऐसी ही चीखें सुनाई देती रहीं। इस बीच सार्थक, एलिस, इसला और पूरा समूह मानव सेना के मुख्य क्षेत्रों में घुसपैठ करने में कामयाब हो गया। उन्होंने युद्ध के मैदान की अराजकता का फायदा उठाकर घुसपैठ करने के लिए बहुत तेज गति से एक लंबी सड़क पार की थी। हालांकि वे सफल हुए, लेकिन यह पूरी तरह से सार्थक की मदद के कारण था, जो आधे रास्ते से ही आगे चल रहा था क्योंकि उसने देखा कि बाकी लोग गुप्त रूप से जाने के कारण मूर्ख थे। एमा लुईस तब से ही चिंताग्रस्त थी जब सार्थक उससे पिछली रात मिलने आया था। उसके शब्दों ने उसके मुंह में बुरा स्वाद छोड़ दिया क्योंकि जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, उतना ही अधिक उसे लगता था कि नेताओं द्वारा जारी किए गए इस महत्वपूर्ण मिशन के बारे में कुछ ठीक नहीं है। यह मिशन उसके पिता का काम नहीं था, उसे इस बात का पूरा यकीन है। अगर किसी बात से एम्मा को अपने पिता से चिढ़ होती है तो वह यह है कि वह आमतौर पर ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में दखल नहीं देते और आमतौर पर अपने मंत्रियों को ऐसा करने देते हैं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने राज्य को बहुत कुछ दिया है और अपनी रैंक हासिल करने के लिए सैकड़ों साल उसकी सेवा में बिताए हैं, लेकिन एम्मा सोचती है कि इसका मतलब यह नहीं है कि वे राज्य को धोखा देने के लिए प्रवृत्त नहीं हैं। यही कारण है कि जब से उसे पता चला है कि ल्यूक वाइट एक गद्दार है, तब से वह अपने दिल में बुरा महसूस कर रही है। इतना करीबी आदमी गद्दार था। शायद बहुत से लोग गद्दार होते हैं। ये भी संभव है कि उस आदमी का पिता गद्दार हो और वह उच्च स्तरीय मंत्रियों में से एक हो, उसने सोचा और अपने दिल में कराह उठी। अरे, मैं अकेली नहीं रह सकती। मैथ्यू बहुत प्रतिभाशाली आदमी है और वहाँ मिस एलिस भी है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो राज्य के लिए तबाही मच सकती है। उसने सोचा और अपनी आभा को जितना हो सके छिपाने की कोशिश करते हुए तेज गति से उड़ी। वह ऊपर से लड़ाई देखना चाहती थी और यद्यपि उसे विश्वासघात का पता नहीं चला था क्योंकि अंधेरे में बहुत कुछ घटित हो सकता था, फिर भी वह सतर्क रही। समीकरण के दूसरी ओर सार्थक का पूरा समूह मुख्य किले के पास छिपा हुआ था। इस बिंदु पर ल्यूक ने फिर से कार्यभार संभाला और किसी तरह नेताओं की एक हल्की परिषद का गठन किया गया जहां ल्यूक ने उन्हें घुसपैठ की योजना बताई। लेकिन इसके लिए आपको भागने और प्रवेश के रास्ते बंद करने होंगे। इसला मूर, आप इतनी मजबूत नहीं हैं, इसलिए अगर आप हमारे साथ आती हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैं आपको इन लोगों के भागने के रास्ते बंद करने की जिम्मेदारी देना चाहता हूं, साथ ही कई सदस्यों को भी, उन्होंने कहा और वहां मौजूद कुछ लोगों की ओर इशारा किया। वे थोड़े बड़े समूह थे। रिट्रीट को समाप्त करने के लिए यह एक सुविचारित समूह था। लेकिन इससे सार्थक को परेशानी हुई। जैसे ही उन्होंने उनका नाम लिया, उन्हें इन लोगों में कुछ ऐसा नजर आया जिसके कारण वह उन पर क्रोधित हो गए। उनका इरादा अच्छा नहीं है, उसने सोचा और इसला की तरफ देखा। वह उसके पास गया और कुछ बातें कही जिससे उसने सावधानी से सिर हिलाया। अगर वह ईमानदार थी तो सच यह है कि अभी वह डरी हुई थी। वह एक खतरनाक जगह पर थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वहां पहुंचेगी। इतने बड़े समूह की अगुवा होने के नाते वह घबराई हुई और डरी हुई क्यों नहीं थी।
इसलिए उसने इस तरह के दूसरे काम को करने के विचार को अस्वीकार नहीं किया जो उतना ही महत्वपूर्ण था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे सार्थक का अनुसरण करने में आत्मविश्वास की कमी थी, क्योंकि उसे लगा कि वह फिर से उसके लिए बोझ बन जाएगी। इस योजना को तैयार करने के बाद दोनों समूह अलग हो गए और सार्थक एक बड़े समूह के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। आधे रास्ते में मैथ्यू को चारों ओर अजीब सी चीजें नजर आने लगीं। इस जगह घुसपैठ करना इतना आसान नहीं है। ये लोग कुछ योजना बना रहे हैं, सार्थक ने सोचा। उसे लगा कि वह कुछ महत्वपूर्ण बातें भूल गया है, शायद इसलिए क्योंकि उसने जो सुना या खोजा था उस पर उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पूरे समूह के साथ आगे बढ़ते रहे। फिर भी वह स्वयं को विश्वासघात के एक काल्पनिक मामले के लिए तैयार कर रहा था। वह जानता है कि वह यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए उसे सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। एक लंबे अंधेरे गलियारे से गुजरने के बाद बड़ा समूह इस विशाल किले के मुख्य कक्ष में पहुंचा। दरवाजे के दूसरी ओर उसे कई शक्तिशाली लोग महसूस हुए जिनकी आभा उसे अच्छी तरह याद थी। मानव, उसने ल्यूक वाइट, हैना वाइट और अन्य लोगों की ओर देखते हुए सोचा। कोई भी कुछ नहीं बताता, उसने सोचा जब उसने देखा कि सभी के चेहरे सतर्क और उदासीन थे। इसके बावजूद उन्हें यकीन था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ की सड़क बहुत चिकनी और यात्रा करने में आसान थी। फिर भी ऐसी स्थिति का सामना करने पर उसे यह जानने के लिए कि क्या वे कुछ करने की योजना बना रहे हैं, केवल सबसे मूर्ख को देखने की जरूरत थी। तभी उसकी नज़र कैस्पियन पर पड़ी, जो उससे थोड़ी दूर खड़ा था। जब उस आदमी ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, हालांकि उसने जल्द ही उसे मिटा दिया। अरे, ये कमीने अच्छी साजिश रच रहे हैं, उसने सोचा, अंदर जाने से पहले उन्हें झुठलाने के लिए तैयार था। लेकिन तभी अंदर से विशाल द्वार खुला और कई मनुष्य मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हो गए। वे हैरान नहीं हैं। मैं समझ गया, ये सही है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। धिक्कार है, मैं इस बार जाल में फंस गया हूँ, उसने खुद से मजाक करते हुए सोचा। एक क्षण के लिए वह ये भूल गया कि जिस संगठन से ल्यूक वाइट संबंधित है उसका नेतृत्व भी मनुष्य ही करते हैं। अब मनुष्य अपने दरवाजे पर इतने सारे पिशाचों को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हैं, ये स्पष्ट है कि वे एक साथ हैं। अगले ही क्षण जो कुछ हुआ उससे उसकी बात पुष्ट हो गई। वहां खड़े एक शक्तिशाली व्यक्ति ने, जो हल्के रंग के कपड़े पहने हुए था, ऊपर देखा। उसकी आभा तीव्र एवं शक्तिशाली थी, लेकिन वह वहां उपस्थित अन्य मनुष्यों जैसी नहीं थी। वह एक मार्शल कलाकार की आभा थी। ये व्यक्ति, जिसे हीरो के नाम से भी जाना जाता है, मुस्कुराया। हा, एम्मा लुइस, तुम एक पल के लिए भी स्थिर नहीं बैठ सकती हो, उसने बड़ी मुस्कान के साथ कहा और जोर से उछल पड़ा। मैं इस लड़की का ध्यान भटका दूंगा, जो करना है करो, उसने कहा और छत पर गायब हो गया। इसी समय ल्यूक वाइट और पूरी टीम इस तरह आगे बढ़ी कि वे मैथ्यू और उसके पूरे समूह को घेर सके। यह एक त्वरित कदम था जिसने सार्थक के समूह के विभिन्न सदस्यों को चौंका दिया, यहाँ तक कि एलिस भी इससे आश्चर्यचकित थी। उसने उनके द्वारा बनाई गई संरचना को देखा और मनुष्यों ने उनसे पहले इसे पूरा कर लिया। ल्यूक वाइट, हैना वाइट, इसका क्या मतलब है, उसने गुस्से से पूछा, जिसके कारण दोनों को उपहास करने के लिए बुलाया गया था। ल्यूक वाइट का जवाब सबसे स्पष्ट था, एलन परिवार ने एक ऐसी खदान पर कदम रखा है जो जल्द या बाद में फट जाएगी। मैथ्यू डिट्रिच और एलिस एलन, आपको किस बात पर आश्चर्य हो रहा है? आप गलत संगठन के खिलाफ गए हैं। यहाँ से आपके जिंदा बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वैम्पायर वर्ल्ड तुम्हारे बचने के खिलाफ है, उसने जोरदार तरीके से जवाब दिया। उनके शब्दों ने कई लोगों को चौंका दिया, जिनमें उनके समूह की हन्ना वाइट भी शामिल थीं। संगठन? क्या ये परिवार नहीं था? उसने संदेह से सोचा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ उसके पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं था। उसे मैथ्यू की हत्या करने का आदेश दिया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे ऐसा करना ही था। सार्थक के समूह के विभिन्न लोग चिल्लाने लगे, कुछ लोग ल्यूक को डांटने लगे और अन्य लोग दया की भीख मांगने लगे। लेकिन सार्थक शांत था। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों की सारी शक्ति का विश्लेषण किया और भौहें सिकोड़ लीं। यद्यपि ऐसा प्रतीत नहीं होता था, परंतु सच्चाई ये थी कि वह अनजाने में ही एक घातक जाल में फंस गया था, केवल एक छोटी सी बात भूल जाने के कारण। हीरो के चले जाने के बाद समूह की लड़ाकू शक्ति कम हो गई, लेकिन पिशाच बलों की लत के साथ ये बढ़ गई। वहां कई पवित्र शूरवीर थे, जिनमें से प्रत्येक की शक्ति 5000 से अधिक थी। एक दिव्य शूरवीर जिसकी शक्ति 15000 थी और उसके नीचे 2 अन्य शूरवीर थे जिनकी शक्ति भी लगभग इतनी ही थी। लेकिन शायद उन्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि पिशाचों की ताकत बहुत बड़ी थी। ल्यूक वाइट यहाँ सबसे शक्तिशाली था, जिसके पास 20,000 शक्ति थी। लेकिन हन्ना वाइट, उसके समूह के कई लोग और सेना भी स्पष्ट रूप से देशद्रोही थे। उनके पास 7 से अधिक ऐसे लोग थे जिनकी शक्ति 10,000 से अधिक थी, तथा 40 से अधिक ऐसे लोग थे जिनकी शक्ति 5,000 से 10,000 के बीच थी।
वे बहुत शक्तिशाली थे, उच्च पदों पर गद्दार होते हैं, लेकिन यह एक शाही आदेश था। क्या राजा ने ही मुझे इसमें फंसाया? सार्थक ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। उन्होंने अब तक जिस पूरी योजना का अनुसरण किया था उसे पूरा करने में उन्हें ज्यादा हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि उस पर शाही मुहर लगी थी और डेविड लुईस विश्वासघाती चरित्र का व्यक्ति नहीं दिखता था। उद्धरण। खैर, अगर वह वही था तो यह कोई अजीब बात नहीं है, उसने सोचा। जब वह सोच रहा था कि उसके समूह के कई लोग पहले ही उसे धोखा दे चुके हैं और उनका साथ छोड़ चुके हैं, तो ये समझ में आया वे शक्तिशाली थे, लेकिन उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि वहां कुछ और लोग हैं। लेकिन किसी तरह रेजोवेल क्रोध से कांपते हुए उसके पास खड़े रहे। तुम कृतघ्न कमीनो, तुमने नस्ल के साथ विश्वासघात करने का दुस्साहस किया। अरे, मैं नाराज हूं, उसने उन पर उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया। पिशाचों का मनुष्यों के साथ गठबंधन करना उसके लिए विश्वासघात का एक बड़ा संकेत था और यह समझ में आता था। वह शक्तिशाली था, लेकिन उसके पास कोई हैसियत नहीं थी, इसलिए वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये जान सके कि महान शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिर भी उसका गुस्सा वास्तविक था। वह एक अच्छा आदमी है, सार्थक ने सोचा जब उसने इस सुखद व्यक्तित्व वाले पिशाच को एक विशाल तलवार निकालते देखा। रेजोवेल, चारों ओर अच्छी तरह देखो, तुम अभी भी उस तरफ क्यों रुके हुए हो? वे मरे हुए मांस हैं। हना वाइट ने चिल्लाते हुए रेजोवेल की आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने उपहास किया। हाँ, शायद ये समूह मर चुका है। मैं कुछ लोगों को ले लूंगा, मैथ्यू कुछ लोगों को और मिसेस कुछ और लोगों को। अगर यह राशि तुम सभी कमीनों को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हम और तुम्हारे कई लोग मर जाएंगे, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यद्यपि वह जानता था कि यह पागलपन है, लेकिन जब उसने एलिस को अपनी तलवार खींचते देखा तो वह रुक नहीं सका। वह एलिस का बहुत सम्मान करता था क्योंकि वह अकेली थी जो उससे घृणा नहीं करती थी। उसने कई मौकों पर उसके साथ प्रशिक्षण भी लिया। हालांकि वह उसका अधीनस्थ बनने को तैयार नहीं था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह उससे घृणा करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके जीवन का एक अलग लक्ष्य था। लेकिन उसका जीवन लक्ष्य दुनिया के लिए इतना महत्वहीन है कि उसे लगता है कि एक खूनी पिशाच जनरल और एक उत्तराधिकारी के साथ लड़ते हुए अंत करना अधिक सम्मानजनक अंत था। इसलिए भले ही वह जो सोच रहा था वह पागलपन था, फिर भी उसने ऐसा करने में संकोच नहीं किया। उन्होंने ऐसा तब किया जब एलिस ल्यूक और हैना के साथ दृढ़तापूर्वक बहस कर रही थी, जिससे वह दंग रह गई। फिर भी उसे अच्छा लगा कि कई साल पहले बना उसका यह अच्छा दोस्त उसके सामने इन कमीनों की तरह कृतघ्न व्यक्ति नहीं था। फिर भी जब वह खड़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि वे खतरे में हैं, इसलिए वह सार्थक के पास गई। सार्थक, मुझे लगता है कि हम एक खतरनाक स्थिति में हैं, उसने मुस्कुराते हुए और थोड़ा माफी मांगते हुए कहा। सार्थक ने सिर हिलाया। ये सही है, ये दूसरी बार है जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर सकता हूँ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी, यह एक सपाट, उदासीन आवाज़ थी जिसने एलिस को आश्चर्यचकित कर दिया। सार्थक, तुम, उसने कहा, लेकिन इससे पहले कि वह पूछती कि उसे क्या चाहिए, वह गिर पड़ी। उसने देखा कि सार्थक नाराज नहीं था और खुश भी नहीं लग रहा था। वह उदास भी नहीं लग रहा था, और यह बात उसके लिए अजीब थी। उसने देखा था कि सार्थक अधिकतर समय शांत रहने के बावजूद भी गुस्सा हो जाता था। अभी क्यों नहीं, उसने आश्चर्य से सोचा और महसूस किया कि सार्थक के अंदर कुछ पल पल बदल रहा था। हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं था कि वह बदल गया था। सोफिया मफी, अब मुझे तुम्हारी बातें समझ में आ गई हैं, उसने सोचा, लेकिन उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी गई। ल्यूक वाइट, जल्दी करो, राज्य की सेनाएं बहुत तेज गति से आ रही हैं, मनुष्यों में से एक ने कहा और अपने पक्ष के कई लोगों को उन्हें रोकने के लिए इशारा किया। ल्यूक वाइट को फिर याद आया, अरे, ये सही है, बेवकूफ़ पश्चिमी लोग सभी मेरे पक्ष में नहीं हैं, उसने मन ही मन सोचा, थोड़ा परेशान हुआ और आगे बढ़ गया। मैथ्यू डिट्रिच, एलिस एलन, मैंने पहले भी कहा है, तुमने उससे पंगा लिया है जिसके साथ तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। तो अब तुम लोगों के लिए अनंत अंधकार में कदम रखने का समय आ गया है, उसने भयावह मुस्कान के साथ कहा। सुनो, सब लोग, इन 3 मूर्खों की हत्या कर दो जो हमारा विरोध कर रहे हैं, वह चिल्लाया। वह तुरंत सार्थक पर झपटा। भले ही तुम बच गए हो, लेकिन अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है, वह चिल्लाया। लेकिन तभी एक विशाल तलवार तेजी से उसके पास आए और सीधे उस पर वार करके उसे पीछे धकेल दिया। मिस मैथ्यू, मैं आप सभी को दोषी ठहराता हूं, इस कमीने को मैं इसे नैतिकता का पाठ पढ़ाऊंगा, रेजोवेल चिल्लाया। ल्यूक पर कूदते समय वह खुश दिख रहा था, शायद इसलिए क्योंकि यह पहली बार था जब वह अपने जैसे शक्तिशाली और उत्कृष्ट व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहा था। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी होऊंगा, ल्यूक वाइट, वह चिल्लाया। सार्थक के लिए यह एक बड़ा अवसर था, बदला लेने का समय आ गया है, उसने सोचा और तुरंत अपना आयामी कदम उठाया। उसी समय कैस्पियन वाइट आगे बढ़ा और पागलों की तरह हंसने लगा। मैथ्यू डिट्रिच, आज ही मैं अपना बदला पूरा करूंगा,
उसने चिल्लाते हुए अपने भीतर छिपी सारी शक्ति को बाहर निकाल दिया। वह दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा था और कुछ ही समय में अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचने में सफल हो गया। उसके शरीर से 6000 पिशाच शक्तियां बलपूर्वक बाहर निकल आईं। फिर भी अगली बार जब उसने पलक झपकाई तो उसे अपना लक्ष्य नहीं मिला। कैस्पियन, सावधान! हन्ना ने दूसरी ओर से चिल्लाते हुए उसकी ओर छलांग लगाई, लेकिन तभी उसने देखा कि मैथ्यू उसके छोटे भाई के सामने प्रकट हुआ और उसने अपने हाथ से उसका सिर काट दिया। कैस्पियन वाइट को अभी समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, जब उसकी नज़र सार्थक के उदासीन चेहरे पर पड़ी और कुछ ही देर बाद उसकी आंखें अनंत अंधकार में डूब गईं। सार्थक एक सिरविहीन शरीर के दूसरी ओर दिखाई दिया, जबकि सिर उसके हाथ में था। आपको और भी अधिक कष्ट सहना पड़ा, लेकिन यह अवसर खोना हास्यास्पद होगा। सार्थक ने जैसे ही यह कहा, सामने से एक जोरदार चीख आई। तुम कमीने, तुम मरने वाले हो! हैना वाइट ने अपने सिर में घृणा महसूस की जब उसने कैस्पियन को मरते देखा। उसके प्यारे छोटे भाई को उसके सामने मार दिया गया था। वह घृणा क्यों महसूस नहीं कर सकती? उसने बिना सोचे समझे अपनी तलवार निकाली और सार्थक पर झपटा। मर जाओ! वह चिल्लाई, लेकिन तभी एलिस उसके सामने आ गई। एक गद्दार को जीने का हक नहीं है, उसने गुर्राते हुए कहा और हन्ना के अंधे स्थान से एक शक्तिशाली हमला किया। हन्ना ने तुरंत अपनी तलवार घुमाई और हथियारों की टक्कर से पूरा स्थान गूंज उठा। तारांकन क्लैंक!